यादें 2012 में आप सभी का स्वागत है। यादों के इस सफर में 2012 की कुछ आर्थिक घटनाक्रम जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। भारत की रेटिंग बढ़ी। विश्व रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अल्पावधि के विदेशी मुद्रा कर्ज के लिए भारत की शाख को अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी में रखने की 10 जनवरी की घोषणा की रेटिंग को सटोरिया से निवेश की श्रेणी में रखा गया। इस कदम के बाद भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजार से अपेक्षाकृत बेहतर दरों में ऋण जुटाने में मदद मिलेगी। मूडीज ने भारत की लघु अवधि की विदेशी मुद्रा बैंक जमा सीमा को NP या नॉट प्राइम से प्राइम 3 यानी P3 कर दिया है। यह लघु अवधि में विदेशी ऋण लौटाने की क्षमता के बारे में बढ़े हुए भरोसे को दर्शाता है। विकास दर में आधे से ज्यादा योगदान भारत तथा चीन का। मंदी के बाद भी भारत और चीन दुनिया की आर्थिक वृद्धि दर में आधे से अधिक योगदान देते रहेंगे। ये खुलासा निवेश प्रबंधक और सलाहकार सेवा फर्म ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2012 में किया। इस फर्म के अनुसार भारत एवं चीन 2011 से 2012 के मुकाबले 2012 से 2013 में धीमी विकास दर पर रहेंगे, परंतु फिर भी दोनों की विकास दर 2012 से 2013 में दुनिया की विकास दर का आधे से अधिक होगी। जहां चीन दुनिया की विकास दर का 40% योगदान देगा, वहीं भारत का योगदान 15% रहेगा। भारत का नया रेटिंग इंडेक्स। भारत के वित्त मंत्रालय ने 31 जनवरी को एक नए रेटिंग इंडेक्स का अनावरण किया। क्रिस यानी कंपैरेटिव रेटिंग इंडेक्स ऑफ सोवेरिजन्स नामक यह रेटिंग इंडेक्स मूडी द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की संप्रभु रेटिंग का व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। इस नए रेटिंग सूचकांक के मुताबिक भारत में विगत कई वर्षों में निवेश माहौल में काफी सुधार हुआ। ये दर्शाता है कि भारत और बेहतर निवेश गंतव्य बनता जा रहा है। खुशहाल देशों में भारत दूसरे क्रम पर। 11 फरवरी को अमेरिका के ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन इपोसस ग्लोबल कंपनी द्वारा घोषित की गई खुशहाल देशों की वैश्विक सूची में भारत को दूसरा स्थान दिया गया। इस ताजा शोध में खुलासा हुआ कि इस समय पूरी धरती पर इंडोनेशियाई, भारतीय और मैक्सिकन लोग सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट हैं। खुश रहने में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई विकसित देश भारत से बहुत पीछे हैं। सबसे कम खुश हंगरी, दक्षिण कोरिया, रूस, स्पेन, इटली में रहने वाले लोग हैं। रेलवे सुरक्षा पर काकोदकर समिति के सुझाव। रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए गठित काकोदर समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 फरवरी को रेल मंत्री को सौंपी। अगले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 106 विभिन्न सुझाव समितियों द्वारा दिए गए। ग्रीनएक्स पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक। देश में हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए बम्बई शेयर बाजार ने देश का पहला पर्यावरण अनुकूलन इक्विटी सूचकांक ग्रीनएक्स 22 फरवरी से प्रारंभ किया है। रेलवे के आधुनिकीकरण पर पित्रोदा समिति की रिपोर्ट। रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री के तकनीकी सलाहकार सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट रेल मंत्री को 27 फरवरी को सौंपी। रेलवे की व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 10.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता पित्रोदा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताई। इसमें
3.9 लाख करोड़ रुपए का निवेश 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान करना होगा। ओएनजीसी में विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी में अपनी हिस्सेदारी के 5% शेयरों की बिक्री से 12,767 करोड़ रुपए की प्राप्ति सरकार को 1 मार्च को हुई। ओएनजीसी में उपयुक्त विनिवेश से पूर्व 2011 से 12 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयरों की बिक्री सरकार ने की थी, जिससे 1,145 करोड़ रुपए की राशि सरकार को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार 2011 से 2012 में 1 मार्च तक विनिवेश से 13,912 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हुए। आधारिक संरचना के वित्तीय हेतु कोष गठित। आधारिक संरचना परियोजनाओं के वित्तीय हेतु देश में पहली बार एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड यानी आईडीएफ की स्थापना हेतु 5 मार्च को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। $2 अरब के इस प्रस्तावित कोष का गठन एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी के रूप में आईसीआईसीआई बैंक 31%, बैंक ऑफ बड़ौदा 30%, सिटी बैंक 29% तथा एलआईसी 10% द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इसका इक्विटी आधार 300 करोड़ रुपए है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में कमी। उत्पादन में लगातार वृद्धि के बावजूद देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट दर्ज की गई। उन्नीस मार्च को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने बताया कि वर्ष 2009 में देश में खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 162.1 किलोग्राम थी, जो वर्तमान में 1.23% घटकर 160.1 किलोग्राम ही रह गई है। भारतीय रईसों के अमीर होने की रफ्तार दोगुनी। कार्बी की इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे ज्यादा रईस लोगों की रकम पिछले एक साल में 73 लाख करोड़ से बढ़कर 86.5 लाख करोड़ रुपए हो गई। भारत के अमीरों की और अमीर होने की रफ्तार दुनिया के बाकी देशों से करीब करीब दुगनी है। अमीर होने की यह रफ्तार अगले 5 साल में 3 गुना होने का अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। योजना आयोग ने गरीबी की नई परिभाषा दी। 19 मार्च को जारी योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में गरीबी घट गई है। पहले जिस व्यक्ति का 32 रुपए प्रतिदिन खर्च हो रहा था, अब लगभग 28 रुपए में उसका काम हो सकता है। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 672.80 रुपए मासिक यानी 22.42 रुपए प्रतिदिन, जबकि शहरी इलाकों में 859.60 मासिक यानी 28.65 रुपए प्रतिदिन से कम आय वाला व्यक्ति ही गरीब है। इन आंकड़ों के जारी होते ही देश में इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। भारत होगा नंबर 1। नाइट फ्रैंक एंड सिटी प्राइवेट बैंक द्वारा मार्च 2012 में जारी वेल्थ रिपोर्ट 2012 के अनुसार भारत 2050 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार चीन 2020 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जबकि भारत 2050 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। क्रय शक्ति के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2050 तक 85,970 अरब डॉलर हो जाएगा। इस अवधि में चीन की अर्थव्यवस्था का आकार 80,020 अरब डॉलर ही होगा। मनरेगा के 6 वर्ष पूर्ण। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए सरकार की प्रमुख योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के 6 वर्ष 31 मार्च को पूर्ण होने पर समीक्षा रिपोर्ट जारी करते हुए उसे सफल घोषित किया। रिपोर्ट के अनुसार इन 6 वर्षों के दौरान मनरेगा योजना में
1200 करोड़ रोजगार दिनों का कार्य हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को 11 लाख करोड़ रुपए मजदूरी के रूप में दिए गए। मनरेगा योजना में अब तक जितना काम दिया गया उसका 51% अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हिस्से में गया, जबकि महिलाओं की कुल काम में 47% हिस्सेदारी रही। चेक एवं ड्राफ्ट की वैधता अवधि उनके जारी किए जाने की तिथि के 3 माह तक ही होगी। रिजर्व बैंक द्वारा इस आशय की दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी हो गया है। गौरतलब है कि इससे पहले चेकों व ड्राफ्टों की वैधता अवधि इन्हें जारी किए जाने की तिथि के 6 माह तक रहती थी। एयर इंडिया का पुनर्गठन होगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के पुनर्गठन की योजना और उसमें अतिरिक्त पूंजी लगाने की योजना को 12 अप्रैल को मंजूरी दे दी। एयर इंडिया में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। साथ ही एयर इंडिया की 2 सहायक कंपनियां भी बनेंगी, जिनके नाम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड एवं एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड होंगी। पाकिस्तान से एफडीआई का रास्ता खोलेगा भारत। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत ने 13 अप्रैल 2012 को पाकिस्तान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत देगा। इन फैसले से भारत में पाकिस्तानी कंपनियों के निवेश का मार्ग खुलेगा। इसमें आम लोगों को भी पाकिस्तानी ब्रांड की चीजें मिल सकेंगी। गौरतलब है कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच 2.6 अरब डॉलर का कारोबार होता है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान केवल वस्तुओं का ही कारोबार करते हैं। शक्तिशाली कारोबारी महिलाओं की सूची में 9 भारतीय। वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स के अप्रैल अंक में एशिया के 50 सर्वाधिक शक्तिशाली कारोबारी महिलाओं की सूची जारी की गई। भारत की 9 महिलाओं को फोर्ब्स की इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक चंदा कोचर, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह, फिल्म व सीरियल निर्माता एकता कपूर, एसटी मीडिया की चेयरपर्सन शोभना भरतिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्री की प्रबंध निदेशक विनीता बाली, एजिडबी एंड पोर्टरसन की संस्थापिका जिया मोदी, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स यानी TAFE की चेयरपर्सन मल्लिका श्रीनिवास, एक्सिस बैंक के सीईओ शिखा वर्मा आदि शामिल हैं। समान कर संहिता के लिए अध्ययन दल गठित। नए प्रस्तावित जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ समन्वय हेतु उत्पादन शुल्क व सेवा कर के लिए समान कर संहिता बनाने की संभावनाओं पर विचार के लिए अप्रैल माह में केंद्र सरकार ने M.K. गुप्ता की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया। ग्लोबल 2000 सूची में भारत की 61 कंपनियां। अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व की सबसे शक्तिशाली 2000 कंपनियों की वर्ष 2012 की अपनी सूची अप्रैल माह में जारी की। इसमें शीर्ष स्थान तेल एवं गैस क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी एक्सन मोबिल का रहा। भारत की 61 कंपनियों को इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ। सूची में स्थान पाने वाली 61 भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च 124वां स्थान रिलायंस इंडस्ट्री का है। 148 स्थान स्टेट बैंक तथा 171 स्थान ONGC का रहा। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी। अप्रैल 2012 में पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 के दौरान भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 57.8 लाख थी, जो एक वर्ष पूर्व 2009 में 51.1 लाख रही थी। वर्ष 2010 में भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या अमेरिकियों की थी।
ब्रिटेन व बांग्लादेश इस मामले में दूसरे व तीसरे स्थान पर थे। खाद्यान्न उत्पादन अनुमान। अप्रैल 2012 में कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2011 से 12 में देश में खाद्यान्न उत्पादन 252.56 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा, जबकि इसके लिए लक्ष्य 245 मिलियन टन उत्पादन का था। ईरान से तेल आयात घटा। भारत द्वारा खनिज तेल का सर्वाधिक आयात सऊदी अरब से किया जाता है तथा इस मामले में दूसरा स्थान ईरान का विगत वर्षों में रहा। ईरान से तेल आयात में आ रही कमी के चलते 2011 से 12 में ईरान भारत के लिए तेल का तीसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता देश हो गया तथा इस मामले में दूसरा स्थान अब इराक का हो गया। अप्रैल 2012 में जारी आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब से भारत का तेल आयात वर्ष 2011 से 12 में 27.19 मिलियन टन, इराक से 24.51 मिलियन टन तथा ईरान से 17.44 मिलियन टन रहा। गौरतलब है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से नाराज अमेरिका ने इसके विरुद्ध प्रतिबंध आरोपित किए हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ईरान से तेल आयात कम करने का आग्रह वह भारत व अन्य राष्ट्रों से लगातार करता रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वर्ष 2011-12 में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI 34% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। देश में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 46.8 अरब डॉलर रहा। निर्यात से आयात ज्यादा। वर्ष 2011-12 में भारत के निर्यात 303.7 अरब डॉलर के रहे, जो पूर्व वर्ष 2011 की तुलना में 21% अधिक है। सोना चांदी के भारी आयात तथा खनिज तेल के मूल्य उच्च स्तर पर बने रहने के कारण 2011-12 में आयतों में 32.1% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। देश के कुल आयात 488.6 अरब डॉलर के रहे। वर्ष 2011-12 में निर्यातों की तुलना में आयतों का आधिक्य 184.9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पूर्व 2010 से 11 में व्यापार घाटा 104.4 अरब डॉलर रहा था। फिच ने भारत की वित्तीय साख घटाई। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के बाद फिच ने भी भारतीय इकोनॉमिक की रेटिंग को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया। इसका अर्थ यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता खत्म होकर रिस्क फैक्टर आ गया है। बासेल 3 मानक हेतु दिशा निर्देश जारी। बैंकों में पूंजी पर्याप्त के संबंध में बासेल 3 मानक लागू करने के लिए दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 मई को जारी किया गया। इन मानकों का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2013 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हुआ तथा 31 मार्च 2018 तक इन्हें पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। स्वर्ण आभूषणों पर आरोपित शुल्क वापस। तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2012-13 के केंद्रीय बजट में ब्रांडेड व अनब्रांडेड स्वर्ण आभूषणों पर 1% उत्पादक शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया था, जिसका देशव्यापी विरोध आभूषण उद्योग द्वारा किया गया था। 7 मई 2012 को लोकसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हुए इस प्रस्ताव को वित्त मंत्री ने वापस ले लिया। विकास दर 6.5% रही। वित्तीय वर्ष 2011-12 में देश के राष्ट्रीय आय के संशोधित अनुमान 31 मई को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा जारी किए गए। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.5% की वृद्धि दर्ज की गई। यह पिछले 9 वर्षों में सबसे कम वृद्धि दर है। वार्षिक अनुपूरक विदेश व्यापार नीति। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए
वार्षिक अनुपूरक विदेश व्यापार नीति की घोषणा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने 5 जून को की। 2012-13 के दौरान देश के वस्तुगत निर्यातों में 20% की वृद्धि कर कुल निर्यात 360 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य अनुपूरक विदेश व्यापार नीति में रखा गया। संदर्भित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों के निर्यातकों को 2% ब्याज सहायता उपलब्ध कराने तथा निर्यात संवर्धन हेतु पूंजीगत सामान के शुल्क मुक्त आयात की एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना को 2012-13 में भी जारी रखने की घोषणा की गई। भारत तीसरा सबसे आकर्षक निवेश केंद्र। संयुक्त राज्य व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2012 के अनुसार निवेश के लिए सबसे आकर्षक 5 देशों की सूची में चीन, अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले वर्ष 32 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जबकि भारत ने अन्य देशों में 14.8 अरब डॉलर का निवेश किया। NSSO सर्वेक्षण के परिणाम। देश के लोगों के रहन सहन स्तर के आकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कार्यालय NSSO के 68वें दौर के सर्वेक्षण के परिणाम अगस्त माह में जारी किए गए। सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार जुलाई 2011 से जून 2012 के दौरान देश में शहरी क्षेत्र में औसतन दैनिक प्रति व्यक्ति उपभोग 80.06 रुपए व ग्रामीण क्षेत्रों में यह औसतन 42.72 रुपए रहा। मासिक आधार पर प्रति व्यक्ति औसत उपभोग वह शहरी क्षेत्रों में 2401.68 रुपए व ग्रामीण क्षेत्रों में 1281.45 रुपए पाया गया। आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में निर्धनतम 10% जनसंख्या का दैनिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय जहां 23.40 रुपए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 16.78 रुपए पाया गया। मासिक आधार पर निर्धनतम 10% जनसंख्या का औसत प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय शहरी क्षेत्रों में 702.26 रुपए व ग्रामीण क्षेत्रों में 503.49 रुपए पाया गया। इसके विपरीत संपतम 10% जनसंख्या का औसत दैनिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय शहरी क्षेत्रों में 255.06 रुपए व ग्रामीण क्षेत्रों में 115.33 रुपए पाया गया। काले धन पर श्वेत पत्र जारी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश में काले धन की स्थिति पर एक श्वेत पत्र 21 मई को जारी किया। इसमें बताया गया कि स्विस बैंकों में भारतीयों की कुल जमा राशि दिसंबर 2006 के अंत में 23,373 करोड़ रुपए थी, जो दिसंबर 2010 के अंत में 9,925 करोड़ रह गई थी। यह राशि किनके खातों में तक किस तरह से यह कम हुई, इसका कोई उल्लेख श्वेत पत्र में नहीं किया गया। श्वेत पत्र में सरकार ने स्वीकार किया कि दोहरे कराधान से बचने के लिए किए जाने वाले समझौते की आड़ में भारत में काले धन का निवेश किया जा रहा है। इसमें बताया गया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI का 51% से अधिक भाग मॉरिशस व सिंगापुर के जरिए आया। सरकार को इस बात की आशंका है कि भारतीय ही इन देशों के रास्ते काला धन FDI के रूप में भेज रहे हैं। गार का कार्यान्वयन टालने हेतु शोम समिति की संस्तुति। देश में विदेशी निवेश में आ रही सुस्ती दूर होने की संभावना उस समय कुछ बलवत हो गई जब विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करने वाले प्रस्तावित जनरल एंटी अवॉइडेंस टैक्स रूल्स GARR का कार्यान्वयन 3 वर्ष के लिए स्थगित करने का सुझाव इस मामले पर विचार के लिए
पार्थ सारथी शोम की अध्यक्षता में गठित समिति ने सरकार को दिया। 1 सितंबर को सरकार को सौंपी रिपोर्ट में समिति ने कई अन्य संस्तुतियां विदेशी निवेशकों का उत्साह बरकरार रखने के लिए की। गौरतलब है कि गार लागू करने का प्रस्ताव 2012-13 के केंद्रीय बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने दिया था, लेकिन विदेशी निवेशकों की तीखी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए इस पर अमल 1 वर्ष के लिए वित्त मंत्री ने टाल दिया था। उसके बाद ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पार्थ सारथी शोम की अध्यक्षता में समिति बनाकर गार की समीक्षा का काम उसे सौंपा था। एलपीजी का कोटा तय। आम जनता पर महंगाई बम फोड़ते हुए केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को सब्सिडी युक्त एलपीजी गैस सिलेंडर का कोटा तय कर दिया। अब साल में एक परिवार सिर्फ 6 सस्ते सब्स्टिट्यूट सिलेंडर ही ले सकेगा। उसके बाद के सभी सिलेंडर बाजार भाव पर खरीदे जाएंगे। ये समाचार 2012 का था। 2013 जनवरी में वापस 9 सिलेंडर की बात सरकार ने तय कर दी है। आर्थिक सुधारों पर बड़ा फैसला। 14 सितंबर को केंद्र सरकार ने बड़े आर्थिक सुधारों का निर्णय लिया। विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले गए। सिंगल ब्रांड रिटेल में 100%, मल्टी ब्रांड रिटेल में 51%, देशी एयरलाइंस में 49%, ब्रॉडकास्ट सेवा में 74%, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को मंजूरी प्रदान की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8.2% की विकास दर का लक्ष्य। 2012 से 17 की अवधि के लिए देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना को 15 सितंबर को योजना आयोग ने अंतिम रूप दे दिया। योजना आयोग द्वारा स्वीकार की गई 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 से 2017 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 8.2% प्रति वर्ष की औसत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इससे पूर्व 11वीं पंचवर्षीय योजना में 9% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था, किंतु प्राप्त की गई औसत वार्षिक वृद्धि 7.9% रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में 4.0% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। बागवानी का रिकॉर्ड उत्पादन। 2011-12 में देश में बागवानी उत्पादों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहा। संदर्भित वर्ष में देश में फलों व सब्जियों का कुल उत्पादन पहली बार 240 मिलियन टन से अधिक रहा। फलों व सब्जियों के निर्यात से 1400 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा संदर्भित वर्ष में अर्जित की गई। गौरतलब है कि देश में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 को कृषि मंत्रालय ने बागवानी वर्ष घोषित किया है। राष्ट्रीय डेयरी योजना। महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय डेयरी कार्यक्रम के प्रथम चरण का प्रारंभ आनंद यानी गुजरात में किया गया। राष्ट्रीय डेयरी योजना का उद्देश्य दुग्ध प्रदान करने वाले पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ भारत के लगभग 70 लाख लघु एवं ग्रामीण दुग्ध उत्पादनकर्ताओं की पहुंच को प्रबंधित दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों तक सुनिश्चित करना है। इस योजना की कुल लागत 17,300 करोड़ रुपए, इसकी अवधि 15 वर्ष है। इस योजना के प्रथम चरण को 14 बृहद दुग्ध उत्पादक राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक केरल में, जो कि देश के लगभग 90% दुग्ध उत्पादन करते हैं, यहां पर लागू किया गया। बीमा में एफडीआई सीमा बढ़ी। केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करने को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने पेंशन क्षेत्र में 26% एफडीआई को मंजूरी प्रदान कर दी।
खरीफ उपजों के अनुमान। चालू फसल वर्ष 2012-13 की खरीफ उपजों के पहले अग्रिम अनुमान अक्टूबर माह में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। मानसून की बेरुखी के चलते संदर्भित वर्ष में खरीफ उपजों का उत्पादन 117.18 मिलियन टन ही रहने का अनुमान है, जो गत वर्ष यानी 2011-12 में खरीफ के तहत प्राप्त किए गए 129.94 मिलियन टन की तुलना में काफी कम है। रंगराजन समिति की सिफारिशें। चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन सरकार ने जनवरी 2012 में किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 12 अक्टूबर को सौंपी, जिसमें इस उद्योग पर से सभी नियंत्रण 2 से 3 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से हटाने की संस्तुति की गई। विकास दर के अनुमान घटाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 26 अक्टूबर को जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में वर्ष 2012-13 में आर्थिक वृद्धि दर 4.9% ही रहने की संभावना है। इस प्रकार एशियाई विकास बैंक ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2012-13 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.6% ही रहेगी। औद्योगिक उत्पादन में निराशाएं। नवंबर 2012 में जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर 0.4% रही, जबकि वित्त वर्ष 2011-12 की इस अवधि के दौरान यह 5.5% पर रही थी। सितंबर के दौरान कैपिटल गुड्स सेगमेंट में भी 12.2% की गिरावट आई, जबकि सितंबर 2011 के दौरान इसमें 6.5% की गिरावट थी। कैपिटल गुड्स के उत्पादन में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 13.7% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष की इस अवधि में 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। माइनिंग उत्पादन, कंज्यूमर गुड जैसे क्षेत्रों का भी हाल बुरा रहा। मौद्रिक एवं शाख नीति। वित्तीय वर्ष 2012-13 की मौद्रिक एवं साख नीति की दूसरी त्रैमासिक समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अक्टूबर को प्रस्तुत की। इस समीक्षा में बैंकों के लिए नकद आरक्षण अनुपात CRR में 0.25% बिंदु की कटौती रिजर्व बैंक ने की, जिससे यह दर 4.50% से घटकर 4.25% रह गई। अन्य नीतिगत दरें बैंक दर 9%, रेपो दर 8%, रिवर्स रेपो दर 7% तथा संवाधिक तरलता अनुपात 23% के अपने पूर्व स्तरों पर बरकरार रही। राजकोषीय घाटा चिंताजनक। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2012-13 के बजट में 5.13 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित था, लेकिन नवंबर 2012 में इसे बढ़ाकर 5.38 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। दरअसल वित्त वर्ष 2012-13 में वास्तविक जीडीपी दर 7.6 रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अनुमान है कि यह 5.7 से 6% तक रह सकता है। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2012-13 की छमाही मौद्रिक नीति में भी जीडीपी का अनुमान घटाकर 5.8% कर दिया है। खुदरा महंगाई दरें बढ़ गईं। नवंबर 2012 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में महंगाई की खुदरा दरें 10% के आसपास रहीं। खाद्य सामग्री व परिधान की कीमतों में इजाफे के चलते उपभोक्ता कीमतों पर आधारित महंगाई की दरें अक्टूबर में 9.75% पर पहुंच गईं, जबकि सितंबर में यह 9.73% थी। नगद सब्सिडी। नवंबर 2012 में विशिष्ट पहचान पत्र यानी आधार के जरिए
सभी सब्सिडियों के 1 जनवरी 2013 से नगद हस्तांतरण की सरकार की योजना घोषित की गई। वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि 16 राज्यों के 51 जिलों में सब्सिडियों के नकदी हस्तांतरण को 1 जनवरी 2013 से पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा। हर एक सब्सिडी का हस्तांतरण आधार से जुड़े खातों के जरिए किया जाएगा। नकदी हस्तांतरण शिक्षा ऋण, छात्रवृत्ति, मनरेगा भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, पीडीएस सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, इंदिरा आवास योजना सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी के लिए किया जाएगा। प्रति व्यक्ति आय 60,603 रुपए। केंद्र सरकार ने 22 नवंबर को लोकसभा में बताया कि 2011-12 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति आय चालू मूल्यों पर 60,603 रुपए दर्ज हुई। स्थिर मूल्यों पर यह 37,851 रुपए दर्ज हुई थी। गौरतलब है कि 2009 से 10 में राष्ट्रीय स्तर पर चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 46,117 रुपए दर्ज की गई थी, जो 2010 से 11 में बढ़कर 53,331 रुपए हो गई थी। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी। नवंबर 2012 में 2G स्पेक्ट्रम की पहली नीलामी से उम्मीद से बेहद कम धनराशि मिली। 7 राउंड में बोली हुई, जिससे केंद्र सरकार की झोली में महज 9,224.75 करोड़ रुपए आए। बोली प्रक्रिया को मिले सुस्त रिस्पांस के पीछे सभी बड़ी वजह ये रही कि ज्यादा बेस प्राइस। केंद्र सरकार ने 2G बोली प्रक्रिया के तहत सभी 20T सर्किलों में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए 14,000 करोड़ रुपए की बेस प्राइस तय की है। यह बेस प्राइस वर्ष 2008 में टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा चुकाई गई कीमत से 7 गुना से भी ज्यादा है। बेस प्राइस ज्यादा होने की वजह से ऑपरेटर्स ने बोली प्रक्रिया से पहले ही कहा था कि बोली प्रक्रिया को अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। आर्थिक समीक्षा। वित्त वर्ष 2011-2012 की आर्थिक समीक्षा तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 15 मार्च को संसद में प्रस्तुत की। इसमें पूर्व 2 वर्षों 2009 और 2010 एवं 2010 एवं 2011 में 8.4 की वृद्धि दर हासिल करने के उपरांत 2011 से 2012 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.9% वृद्धि का अनुमान लगाया गया। वृद्धि दर में कमी का मुख्य कारण वैश्विक मंदी बताया गया। 2012 एवं 13 में वृद्धि दर 7.6% रहने तथा 2013 से 2014 में यह 8.6% रहने की संभावना समीक्षा में व्यक्त की गई। समीक्षा में बताया गया कि 1950 से 1951 में देश के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 53.1%, 16.6% तथा 30.3% था, जो 2011 में क्रमशः 14.5%, 27.8% तथा 57.7% हो गया। 2011 एवं 12 में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 13.9% संभावित है, जबकि उद्योगों का योगदान 27% व सेवाओं का योगदान 59.1% रहने का अनुमान आर्थिक समीक्षा में लगाया गया। रेल बजट। तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी के द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए 14 मार्च को रेल बजट प्रस्तुत किया गया। रेल बजट में 5 बातें फोकस की गई थी: सिग्नल, ट्रैक, पुल, दूरसंचार और स्टेशन। रेल बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। 45 नई एक्सप्रेस और 21 नई पैसेंजर ट्रेन। रेलवे सुरक्षा पर 24,000 करोड़ रुपए रखे गए। डबल डेकर ट्रेन बढ़ाने पर जोर दिया गया। 45 नई रेल लाइनें और 725 किलोमीटर लंबी
नई रेल लाइनें बिछाने की बात कही गई। 825 किलोमीटर गेज परिवर्तन के प्रावधान किए गए। नेपाल को रेल से जोड़ने की तैयारी दिखाई दी। हाई स्पीड ट्रेन की गति 250 किलोमीटर से 300 प्रति किलोमीटर घंटा रखने के प्रावधान इस बजट में किए गए। नए रेल बजट में खिलाड़ियों को किराए संबंधी लाभ दिए गए। बीमारों को भी किराए संबंधी छूट दी गई। निसंदेह नए रेल बजट में रेल मंत्री रेल यात्रियों की सुविधाओं, रेलवे सुरक्षा और मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए दिखे, लेकिन दिनेश त्रिवेदी द्वारा यात्री किराए में वृद्धि संबंधी कड़वा निर्णय उनके लिए परेशानी का सबक बना तथा ममता बनर्जी के दबाव में उन्हें रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। केंद्रीय बजट 16 मार्च को संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उत्पादक शुल्क की दर 10% से बढ़ाकर 12% कर दी। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वित्त मंत्री ने सेवा कर 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया। इसके साथ ही सेवा कर का दायरा बढ़ाकर लगभग सभी सेवाओं को इसमें शामिल कर लिया गया। हालांकि सेवा कर दायरे से बाहर रखी गई 17 सेवाएं ही इससे बच पाई हैं। आम आदमी को मामूली राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आयकर छूट की सीमा 1.8 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी। 20% आयकर स्लैब की ऊपरी सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने के साथ ही उन्होंने बचत खाते पर सालाना 10,000 रुपए ब्याज आय को भी कर मुक्त रख दिया। वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को मामूली गिरावट के साथ सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% तक लाने का लक्ष्य रखा। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.9% रहने का अनुमान है। नए बजट में पेंशन फंडों के शेयर बाजार में निवेश के नियमों में महत्वपूर्ण छूट के विकल्प लाए गए हैं। यदि 2012 के दौरान कुछ आर्थिक जगत से जुड़ी हुई खट्टी मीठी यादों से आपकी मुलाकात हुई, ये यादें आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।